हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, हम लोग आज वन शॉट वीडियो की तरफ जाएंगे। कौन सा चैप्टर? सेकंड चैप्टर ऑफ 11, दैट इज इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। गाइस, इस चैप्टर में हम लोग ने डिटेल पूरी वापस से स्टडी कर लेंगे। 40-50 मिनट्स में पूरा चैप्टर हम लोग आज कवर करने वाले हैं। आई होप आपने इस चैप्टर के सारे वीडियोस भी देखे होंगे, प्रीवियस वीडियोस, तो उसमें कुछ समझ में भी आया होगा। और इनकेस कुछ भी टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, 40 मिनट्स 50 मिनट्स या मैक्सिमम 1 आवर में हम लोग ये पूरा चैप्टर कवर करने की आज ट्राई करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो बने रहेगा एंड तक। शुरू करता है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है गाइस, यहाँ पे देख लो, एनालिटिकल केमिस्ट्री है तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या एग्जैक्टली हमें प्रोवाइड करता है एज अ केमिस्ट, वो भी हमें समझना है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री इट इज एक्चुअली फैसिलिटेट द इन्वेस्टिगेशन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, क्या एग्जैक्टली करता है एनालिटिकल केमिस्ट्री? तो एनालिटिकल केमिस्ट्री फैसिलिटेट द इन्वेस्टिगेशन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। इन्वेस्टिगेशन एंड केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, यानी क्या, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसका इन्वेस्टिगेशन यानी उसको आइडेंटिफाई करना, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या एग्जैक्टली है। ओके, यानी क्या, कितने नंबर ऑफ एटम्स है, कौन से पर्टिकुलर एटम्स हैं, ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या है, तो उसका कंपोजिशन एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें हेल्प करता है। जहां पे एनालिटिकल केमिस्ट्री हेल्प अस टू सेपरेट, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द सब्सटेंस। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करेगा, वो सब्सटेंस में कितनी क्वांटिटी है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करेगा, एज वेल एज सेपरेशन कैसे करे, प्यूरिफिकेशन कैसे करे, इसके लिए भी ये हेल्प करेगा हमें। ठीक है, तो गाइस, एनालिटिकल केमिस्ट्री हेल्प टू इन्वेस्टिगेट एज वेल एज investigate the chemical composition of the substance, where we are going to see the separation of the substance, identification of the substance and quantification, कितना exactly है, quantify भी है, वो भी हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। इंपॉर्टेंस फटाफट देख लेते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनालिटिकल केमिस्ट्री प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिसिन। मेडिसिन में बच्चों मेडिसिनल क्वांटिटी, जो मेडिसिनल सब्सटेंस है उसका कंपोजिशन क्या है, उसका प्यूरिफिकेशन किस तरह से करते हैं हम, जैसे कि HPLC यूज किया जाता है तो प्यूरिफाई द मेडिसिन सब्सटेंस, वो उसके लिए हेल्प करता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री आल्सो प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कैसे, कोई भी सॉइल, एग्रीकल्चर लैंड है तो उसकी सॉइल की टेस्ट करना, सॉइल का पीएच एंड ऑल ये आइडेंटिफाई करना, और उसके बेसिस पे फर्टिलाइजर कौन से यूज करेंगे वो हमें आइडेंटिफाई करना, ये सारी हेल्प करता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इन फॉरेंसिक साइंस एज वेल एज इन इंजीनियरिंग एंड इन इंडस्ट्री देयर इज important role play by the analytical chemistry। forensic science में अगेन अननोन सैंपल को आइडेंटिफाई करना, अननोन कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना, एज वेल एज इंजीनियरिंग में एज वेल एज इंडस्ट्री में सैंपल का प्यूरिफिकेशन, सैंपल का सब सेपरेशन, सैंपल का आइडेंटिफिकेशन, सारी चीज के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें हेल्प करता है दोस्तों। ओके, तो ये तो सिंपल सी इंपॉर्टेंस हो गए एनालिटिकल केमिस्ट्री में। चलो शुरू करते हैं एक्चुअल टॉपिक, दैट इज एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है, कौन से टाइप के एनालिसिस है, दैट विल सी। एनालिसिस बच्चों, एनालिसिस यानी क्या? एनालिसिस यानी इन्वेस्टिगेशन करना। ओके, हम लोग लेबोरेटरी में जो टेस्ट करते हैं, कुछ सैंपल्स हमें दिया जाता है, अननोन सैंपल्स, तो उनकी टेस्ट करके उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको प्यूरिफाई किया जाएगा। ओके, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनालिसिस प्रोसेस। ठीक है, अब एनालिसिस होना यानी क्या करते हैं एग्जैक्टली, तो दो टाइप के बच्चों एनालिसिस है यहाँ पे। वन इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वालिटी चेक करना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वांटिटी चेक करना, सिंपली अंडरस्टूड। तो चले जाते हैं केमिकल मेथड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, केमिकल मेथड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। ऑर्गेनिक सैंपल है या फिर इनऑर्गेनिक सैंपल है, उसके लिए हर एक अलग अलग मेथड है। जैसे कि केमिकल मेथड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर द ऑर्गेनिक सैंपल। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली होगा, देखो बच्चों, कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा, हेलोजेंस होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, एज वेल एज फॉस्फोरस हो सकता है। इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, डिटेक्शन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, वो जो सैंपल है उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिटेक्शन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल। ओके, ये सारे फंक्शनल ग्रुप है, उनका फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन करना। ठीक है, वो आ जाएगा हमारे लिए किसमें, दिस वन केमिकल मेथड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस, स्पेशली फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। उन सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट करना, वो भी इंक्लूड उसी में हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस है एंड वी आर हैविंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के क्वालिटेटिव एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे, बाय डिटेक्शन एंड कंफर्मेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कैटायन एंड एनायंस होंगे। ठीक है, तो उनका कैटायन एंड एनायन कुछ सीरीज ऑफ टेस्ट करके, सीरीज ऑफ रिएक्शंस करके हम लोग उनको आइडेंटिफाई करेंगे। सो दैट एक्चुअली इंक्लूड इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक एनालिसिस। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो गाइस, हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑर्गेनिक कंपोनेंट का भी कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्वालिटी एनालिसिस में डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आ सकता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
एंड हियर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के लिए डिटेक्शन ऑफ कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन द फॉर्मूला ओनली। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, केमिकल मेथड फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगेन विल सी फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, तो व्हाट आर द मेथड्स इंक्लूड ओवर देयर? फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ अ परसेंट कांस्टेंट एलिमेंट, जो भी कुछ एलिमेंट होगा इन फॉर्मूला समझ लो कि मीथेन है तो मीथेन में कार्बन का परसेंट कितने होंगे, हाइड्रोजन के परसेंट कितने हैं, अगर वाटर है तो हाइड्रोजन का परसेंट कितना है, उसमें ऑक्सीजन का परसेंट कितना है, वो डिटेक्शन करना, वो हो जाएगा फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। वाटर तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है बट जस्ट मैंने एक सिंपली एग्जांपल दे दिया। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना, दैट आल्सो कम्स अंडर द दिस वन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इनऑर्गेनिक अगर सैंपल है सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक सैंपल वो इंक्लूड करेगा। फर्स्ट वन इज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में बच्चों सैंपल को हीट किया जाएगा हायर टेम्परेचर पे, उसको ऑलमोस्ट बर्न कर लेंगे, उसको वापस से रीजनरेट करेंगे और उसको उसकी प्योरिटी चेक करेंगे, दैट इज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। प्रोसेस ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू सॉल्यूशंस, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों टाइट्रीमेट्रिक। जस्ट अ मिनट, या दैट इज टाइट्रीमेट्रिक और ऑल्सो नोन एज अ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जो बच्चों 11th में आप लोग प्रैक्टिकल में करते हो। दो सॉल्यूशन दिया जाता है, एक सॉल्यूशन को ब्यूरेट में फिल करते हो, दूसरा सॉल्यूशन पिपेट आउट करेंगे, इंडिकेटर ऐड करेंगे, 10 आउट पिपेट आउट करके फिर ब्यूरेट सॉल्यूशन से ब्यूरेट विड्रॉ करेंगे, कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर वो हम लोग मोलैलिटी फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मेलिटी फाइंड करते हैं, कम्स अंडर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर द इनऑर्गेनिक सैंपल और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है गाइस, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगर है तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सैंपल में ये सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट इज दैट मेथड मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड द एरर एनालिसिस। बच्चों जब भी हम लोग कोई एनालिसिस करेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग कभी किसी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करेंगे, कोई प्रैक्टिकल प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे, पॉसिबिलिटी है कि वहां पे कुछ एरर आ जाए, टेक्निकल एरर आ सकता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर आ सकते हैं, ह्यूमन एरर आ सकते हैं। जैसे कि एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं, 10 ml पिपेट आउट करना, बट 10 ml से ज्यादा हमने पिपेट आउट कर लिया, सॉल्यूशन 10.5 ml कर लिया, 10.2 ml कर लिया, तो शायद से एरर आ सकता है वहां पे। अंडरस्टूड? कौन से टाइप के एरर है, क्या एग्जैक्टली मैथमेटिकल ऑपरेशन है, दैट विल सी। ठीक है, देखो गाइस, एज अ केमिस्ट हम लोग डील करते हैं बहुत स्मॉलर नंबर से या फिर बहुत बड़े नंबर से। ठीक है, एज अ केमिस्ट हम लोग कभी कभार ऐसा नंबर देखेंगे कि बहुत बड़ा नंबर है या फिर बहुत ही छोटा नंबर है, जैसे कि मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी मच स्मॉलर। ठीक है, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन so many particles, number of particle is 6.022 into 10 to 23 particles or the molecule। 1 मोल हमने ऑलरेडी पढ़ा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में। अब ये जो नंबर है वो कितना है, दैट इज 1 मोल सब्सटेंस, यानी 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मास हो जाएगा 2 ग्राम। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, 6022000000000 नियर अबाउट 23 कुछ समथिंग 19 जीरो होंगे। ओके, मॉलिक्यूल्स। इतना बड़ा नंबर लिख पाएंगे हम लोग या फिर लिखने की जरूरत है? तो इससे हम लोग साइंटिफिक नोटेशन यूज कर लेंगे, दैट इज 6 के बाद पॉइंट दे देंगे, 6.022 इनटू जो भी नंबर है इनटू 10 टू पावर दैट नंबर। तो उतने मॉलिक्यूल्स है, यानी एक फिक्स नंबर है, इसको एवोगाड्रोस कांस्टेंट कहते हैं बच्चों। तो एक 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस में कितने हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल है, 6.022 इनटू 10 टू 23 मॉलिक्यूल्स, दैट इज द साइंटिफिक नोटेशन। तो हम लोग एज अ केमिस्ट ये बहुत बड़ा नंबर है तो उसको शॉर्ट में लिख लेंगे इन फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, या फिर स्मॉलर नंबर को भी हम लोग उसी वे से लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट, जहां पे एज अ केमिस्ट हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे शायद से एरर आने के चांसेस है, बराबर है। वो एरर इंस्ट्रूमेंटल जैसे होंगे या फिर हम लोग एरर हो सकता है ह्यूमन एरर। अंडरस्टूड? तो गाइस वहां पे एरर क्या क्या हो सकती है, what is precision, that we'll see over here। देखो, nearness of measurement of measured value to the true value is called as accuracy। ठीक है, क्या है, the nearness of measured value, जो हम लोग जो मेजर कर रहे हैं वो वैल्यू, टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू यानी स्टैंडर्ड वैल्यू बच्चों, जो भी शायद आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का एग्जांपल मैं ले लूं। ठीक है, तो आपके जो लेक्चरर ने दिया होगा सॉल्यूशंस, पहले उनका रीडिंग ले लिया होगा और वो एक स्टैंडर्ड रीडिंग होगा, दैट इज योर ट्रू वैल्यू। समझ लो कि स्टैंडर्ड रीडिंग इज 9.8 ml। जो भी आप टाइट्रेशन करोगे आपका रीडिंग भी उसी अराउंड आना चाहिए, प्लस और माइनस 0.2 ml का डिफरेंस होगा, तो दैट इज ओके। अंडरस्टूड? तो 9.8 इज द ट्रू वैल्यू और ट्रू रीडिंग, और उसके अराउंड उसके क्लोजर होना चाहिए, जितना क्लोज होगा उतना एरर कम। सिंपल। ठीक है, सो नियरनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, जो अभी आप मेजर्ड करोगे, ट्रू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। तो वो आपकी जो मेजरमेंट की एक्यूरेसी को बढ़ाएगा एक्चुअली। सो व्हाट इज एक्यूरेसी? सो नियरनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू
इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। अंडरस्टूड। अब जो एक्यूरेसी अगर कम है तो यानी एरर ज्यादा होगा। अंडरस्टूड। तो एरर एग्जैक्टली कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं हम लोग? तो एरर देखो दो वे में एक्सप्रेस किया जाएगा। वन इज कॉल्ड टू बी एब्सोल्यूट एरर एंड द सेकंड वन इज अ रिलेटिव एरर। अब एब्सोल्यूट एरर क्या है दोस्तों? एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। जो भी आप जो कैलकुलेट कर रहे हो, जो भी आप ऑब वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो अगेंस्ट द ट्रू वैल्यू जो कि आपका स्टैंडर्ड रीडिंग है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो बच्चों हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर। एंड व्हाट अबाउट द रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे? ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100। ओके, तो ये आप जो परसेंट फाइंड कर लेंगे दैट विल बी योर रिलेटिव एरर। अंडरस्टूड। तो एरर दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर, वेयर एब्सोल्यूट एरर ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डन, एंड रिलेटिव एरर क्या है बच्चों? तो एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। क्लियर हो गया ये? व्हाट इज एक्यूरेसी, व्हाट इज एरर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर, डन ओवर हियर। ओके, अब प्रिसिशन की तरफ जाएंगे। प्रिसाइज वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, व्हाट इज प्रिसिशन? प्रिसिशन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अ डिविएशन। ठीक है, तो डिविएशन के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। अब डिविएशन के भी दो टाइप है, एब्सोल्यूट डिविएशन एंड सेकंड वन इज रिलेटिव डिविएशन। एब्सोल्यूट डिविएशन यानी क्या बच्चों? दैट इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मीन। जो भी आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और जो आपका मीन आएगा उनका डिफरेंस ले लो, यू विल बी गेटिंग अ absolute deviation, and the relative deviation is nothing but the ratio of mean absolute deviation. ठीक है, mean absolute deviation divided by mean into 100. So this way, by using this deviation value only, we can find out the precise value of the measured quantity. Understood? ठीक है, तो गाइज ये हमारे लिए हो गया, दैट इज एरर कंप्लीट कर लिया, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर हमने कंप्लीट कर लिया। व्हाट इज प्रिसिशन, एब्सोल्यूट डिविएशन एज वेल एज द रिलेटिव डिविएशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अभी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इस चैप्टर का, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाट आर द रूल्स टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट फिगर्स? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है एग्जैक्टली, उसके रूल्स क्या है, दैट आल्सो विल सी ओवर हियर। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी क्या? द फिगर्स इज मेजर्ड और अ रिजल्ट आर द नंबर ऑफ अ डिजिट नोन विथ सर्टेनिटी प्लस वन अनसर्टन डिजिट। ठीक है, नंबर ऑफ अ डिजिट विथ सर्टेनिटी प्लस वन अनसर्टन डिजिट, तो उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मैं जो रीडिंग बता रहा था, समझ लो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है एक्चुअली बच्चों। ओके, जहाँ पे ब्यूरेट है, आपने कोनिकल फ्लास्क रखा है, ब्यूरेट में आप कोनिकल फ्लास्क में सोल्यूशन लेंगे 10 ml और आप वहां पे क्या ऐड करेंगे? इंडिकेटर, और इंडिकेटर के बाद फिर यू गोइंग टू ऐड द सॉल्यूशंस थ्रू द ब्यूरेट सॉल्यूशन। समझ लो आपका पहला रीडिंग आ गया, दैट इज 9.8 ml, बराबर है। आपका दूसरा रीडिंग आ गया, समझ लो 9.7 ml। आपने तीसरी बार रीडिंग कर ले लिया, आपका अगेन रीडिंग आ गया 9.8। अब यहां पे जो 9 है, ठीक है, दिस 9, ये 9 जो है ये एग्जैक्ट नंबर है, नोन नंबर, यानी अ नंबर विद द सर्टेनिटी। अंडरस्टूड? अ नोन नंबर विद द सर्टेनिटी। ये 9 तो फिक्स है बॉस, उसके बाद वाला जो नंबर है दैट इज 8, ओके, या फिर 0.7, वो एक अनसर्टन है, प्लस वन अनसर्टन डिजिट। तो 9 इज द नंबर दैट द डिजिट इज फिक्स और द सर्टन डिजिट, और उसके बाद जो रीडिंग आएगी वो अनसर्टन है क्योंकि हमें कुछ एरर हो सकता है वहां पे। अंडरस्टूड? सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो गाइज, अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? रूल फॉर डिसाइडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो, फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट है। जैसे कि हमने लिख दिया एग्जांपल 127.34, तो ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स है, तो कितने डिजिट्स है? 5, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो गया बच्चों? 5। नेक्स्ट इज ऑल जीरो बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब ये एग्जांपल देख लो 120000007। अब देखो, ऑल जीरोस, ये 3 जीरो है, बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स है, तो ये सारे सिग्निफिकेंट वैल्यूज में आ जाएंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। अंडरस्टूड? बिकॉज टोटल 6 डिजिट्स आर देयर। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट इज zero on the left of the first non-zero digits are not significant. Zero on the left of the non-zero digits are not significant. जैसे कि एग्जांपल लिख दिया यहाँ पे 0.025, 0.025 में जो नॉन जीरो नंबर है उससे लेफ्ट साइड में जीरो है, तो वो सिग्निफिकेंट नंबर्स में नहीं आएंगे, तो सिर्फ 2 डिजिट्स है, तो सिग्निफिकेंट नंबर्स आर 2 ओवर हियर। जैसे 0.005, तो 5 इज अ नॉन जीरो नंबर, उससे पहले जीरो कितना है? 3 है, तो वो 3 जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं इंक्लूड होंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द 0.005 इज ओनली 1। अंडरस्टूड? नाउ द फोर्थ रूल, जीरो at the end of a number are significant if they are on the right side of the decimal point। ठीक है, जो भी जीरो है वो सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे इफ दे आर
ऑन द राइट साइड, ठीक है, कहां पे, राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड होंगे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो गाइस देखो 0.400, अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है, देखो डेसिमल पॉइंट के ये 4 है, उससे आगे वाला 0 वो तो थर्ड रूल में आएगा कि लेफ्ट साइड में है तो वो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होगा, पर डेसिमल पॉइंट है उसके बाद जो अगर 0 है नॉन जीरो के नंबर के बाद तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाएंगे। 0.400 ग्राम, तो यहाँ पे 3 इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 400 ग्राम दैट इज 1 इज द सिग्निफिकेंट नंबर। ओके, अगर पॉइंट नहीं है इसमें 400, अगर डेसिमल पॉइंट होना बहुत जरूरी है बच्चों, अगर पॉइंट नहीं है तो सिग्निफिकेंट नंबर इज 1, बिकॉज जो भी नॉन नंबर है, नॉन जीरो नंबर है वही इंक्लूड करना है। तो देखो 0.400 ये डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 0 है तो इंक्लूड हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में। 400 है यहाँ पे बट डेसिमल पॉइंट है नहीं कहीं पे, तो सिग्निफिकेंट फिगर इज 1, तो ये 0 ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगे नहीं। क्लियर हो रहा है? And the next rule, if the number written in scientific notation, all the digits are significant. Scientific notation में तो सारे नंबर significant figures है, जैसे 2.035 into 10⁻², तो ये 4 डिजिट्स हो गए, significant figures is 4. Okay, 3.25 into 10⁻⁵, 3.253, so significant figures are 3. क्लियर हो गया बच्चों? तो दीज आर द रूल्स टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, चलो ऑलमोस्ट हमने बच्चों हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स के सारे रूल कंप्लीट कर लिए। दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन इज इन द इन अ मेजरमेंट और रिजल्ट आर द नंबर्स of a digit known with the certainty plus 1 uncertain digits, and first rule is what, all non-zero digits are significant. Second, all non-zero number zero between two non-zero numbers, non-zero digits are significant. 0 on the left hand side or left hand of the first non-zero digits are not significant. Next is 0 at the end of the at the end of a number are significant if they are on the right side of the decimal point. ओके, टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, तो ये डेसिमल पॉइंट है नहीं था तो टर्मिनल जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं होता। इफ द नंबर्स रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन ऑल द डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट ओनली। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कंप्लीट कर लिया हमने, एरर कंप्लीट कर लिया हमने, प्रिसिशन, एक्यूरेसी, ऑल द थिंग्स वी हैव कंप्लीटेड ओवर हियर। चलो आगे जाते हैं नेक्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है दोस्तों वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे फॉरवर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या एक्सप्रेस करेगा बच्चों? एम्पिरिकल फॉर्मूला एक्सप्रेस करेगा द सिंपलेस्ट रेशियो, यस, that is it is a simplest ratio of the atom of the constituent elements in a molecule is called to be a empirical formula. क्या है? simplest ratio. Understood? The simplest ratio is called to be the empirical formula only. Okay, simplest ratio is called what? The empirical formula. And the molecular formula यानी क्या? The actual, okay, the actual number of atom of the constituent element in a molecule, that is called to be a molecular formula. देखो दोनों की definition, empirical formula and this one molecular formula. Empirical formula express the simplest ratio, okay, and the molecular formula actual number of atoms of the constituent element in a molecule, यानी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है एक्चुअल में वो एक्सप्रेस करेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे बेंजीन का। ओके, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? एक्चुअली जनरली रिटन है C6H6। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H6 इंडिकेट दैट 6 कार्बन एटम एंड 6 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में 6 कार्बन एटम एंड 6 हाइड्रोजन एटम ये एक्सप्रेस कर रहा है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो लेना है, कार्बन इज टू हाइड्रोजन का रेशियो लेना है, दैट इज 6:6, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1:1। तो CH ये हो जाएगा बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द बेंजीन। ठीक है, simply CH is the empirical formula of the benzene, but C6H6 is the molecular formula of the benzene. ठीक है, तो empirical formula simply simplest ratio express करेगा, वहां पे कितने molecules है, क्या कितने number of atoms है वो नहीं करेगा, but that is expressed by the molecular formula only. ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम देखना है कि डिटर्मिनेशन ऑफ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जहां पे नंबर ऑफ स्टेप्स मैंने लिखी है, और उसके बाद एक प्रॉब्लम पढ़ना है हमें जहां पे इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे वो भी हम लोग देख लेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। देन द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या स्टेप्स है बच्चों? ये सारे स्टेप्स है, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या है, फर्स्ट इज चेक वेदर द सम ऑफ ऑल द परसेंटेज इज 100। ठीक है, सारे परसेंट क्या है? 100 होने चाहिए। ओके, परसेंटेज इज 100। अगर 100 नहीं है तो फिर हमें ये ध्यान में रखना है कि रिमेनिंग परसेंट इंक्लूडेड बाय दी और ऑक्सीजन एटम ओनली। ठीक है,
चलो जैसे सम सॉल्व करेंगे तो शायद आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट इज सेकंड स्टेप, कंजर्वेशन ऑफ मास इनटू मास परसेंट इनटू ग्राम। जो भी मास परसेंट दिया होगा ऑफ द स्पेसिफिक एलिमेंट उसको सिंपली ग्राम में कन्वर्ट कर देना है, उतना है वो ग्राम में हमें कंसीडर करना है। थर्ड स्टेप में कन्वर्ट मास परसेंट मास इनटू द नंबर ऑफ मोल्स। मास जो भी होगा किसी भी एलिमेंट का उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे हम लोग, मास को नंबर ऑफ मोल्स में, मास अपॉन मोलार मास, ये रेशियो ले लेना है, राइट। फोर्थ स्टेप में डिवाइड द मोल्स बाय द स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू। जो भी मोल वैल्यू मिलेगी उसको स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू से हम लोग डिवाइड करेंगे, एक कोएफिशिएंट नंबर आ जाएगा। ओके, देन आफ्टर राइट द इंपेरिकल फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ दैट विल राइट द इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला से ऊपर हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए ट्राई करेंगे, जहां पे 3 डिफरेंट स्टेप्स है। पहले वी नीड टू फाइंड आउट द इंपेरिकल फार्मूला मास, डिटरमाइनिंग इंपेरिकल फार्मूला मास। इंपेरिकल फार्मूला मास मिल गया, मोलार मास ऑलरेडी दिया होगा तो रेशियो ले लेना है, डिवाइड मोलार मास बाय इंपेरिकल फार्मूला मास, वो आर की वैल्यू होगी। एंड फाइनली विल गोइंग टू मल्टीप्लाई द इंपेरिकल फार्मूला ईएफ यानी इंपेरिकल फार्मूला बाय दी आर, तो हमें फाइनली मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये है बच्चों अपने पास एक प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम मैंने लिया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे अ कंपाउंड कंटेन 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, कितना है 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, 24.27% ऑफ कार्बन एंड 71.65% ऑफ क्लोरीन बाय मास। परसेंटेज दिया है कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के। इट्स मोलार मास इज 98.96%, 98.96% मोलार मास हाईलाइट किया है ऑलरेडी, यहाँ पे आपको ध्यान में देना है क्योंकि उसका यूज होने वाला है। व्हाट इज इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला, जहां पे एटॉमिक मासेस ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन इज गिवन। हाइड्रोजन का है 1.008, कार्बन इज 12.000 एंड क्लोरीन इज 35.453 यूनिफाइड मास रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो गाइस यही सारे स्टेप्स हमें यूज करने हैं, कौन से, चेक वेदर द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज 100%, ओके, कन्वर्जन ऑफ मास इनटू परसेंट, वन बाय वन स्टेप्स यूज करेंगे हम लोग। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे स्टेप्स भी के नाम वापस से लिख भी लिए हैं, सो यू मे नॉट गेट कंफ्यूज्ड ओवर हियर, ठीक है। पहले स्टेप में क्या करना है, चेक वेदर द सम ऑफ ऑल द परसेंट इज 100% है या नहीं। तो परसेंट कितने, 3 एलिमेंट के लिए दिया है, एक तो है हाइड्रोजन का, एक है कार्बन का और दूसरा है क्लोरीन का। तो हाइड्रोजन का परसेंट 4.07, कार्बन इज 24.27 एंड क्लोरीन कितना है बच्चों 71.65। कितना परसेंट आ रहा है यहाँ पे देखो तो 99.99, दैट इज नियरली इक्वल टू 100। यानी इस पर्टिकुलर कंपाउंड में जहां पे परसेंटेज ऑफ कार्बन इज गिवन, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन, तो सिर्फ यही 3 एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस है नहीं। अगर लेस देन 100% रहता, समझ लो ये परसेंट समझ लो 89.99 आता, तो रिमेनिंग परसेंट ऑलमोस्ट 10% जो कौन कैरी करता, ऑक्सीजन कैरी करता, ये एक्सप्रेस करता है वहां पे। ओके चलो सेकंड स्टेप, कन्वर्ट मास परसेंट टू ग्राम। मास परसेंट को ग्राम में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, जो भी परसेंट है उसको सिंपली ग्राम में कंसीडर करना है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन इज 4.07 ग्राम, मास ऑफ कार्बन कितना परसेंट है 24.27, तो 24.27 ग्राम, एंड क्लोरीन का परसेंट कितना है 71.65, तो मास ऑफ क्लोरीन इज 71.65 ग्राम, ठीक है। जितना भी परसेंट सिंपली उसको मास में लिख देना है, इन टर्म्स ऑफ ग्राम लिख देना। अब ये मास मिल गया हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड कार्बन का, उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स में क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट मास इनटू द नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलार मास लेना है सिंपली गाइस, ठीक है। तो देखो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना परसेंट है 4.07, आई मीन ग्राम 4.07 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1.008। एटॉमिक मास बच्चों ऑलरेडी प्रॉब्लम में दे दिया है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008, कार्बन का 12.000 एंड क्लोरीन का 35.453, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देख लो, सी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 4.07 डिवाइड बाय 1.008, इतना आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स कितना 4.04 मोल फॉर द हाइड्रोजन। सिमिलरली मोल्स ऑफ कार्बन 24.27 ये मास है उसका, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास दैट इज 12.01 लिया है या फिर 12.000 भी लेता है बच्चों, दैट इज आ गया वैल्यू कितना 2.0225 मोल। एंड फाइनली मोल्स ऑफ क्लोरीन 71.65 डिवाइडेड बाय मास ऑफ मोलार मास ऑफ क्लोरीन दैट इज 35.453, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2.021 मोल। अब हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन का नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स वैल्यू देखनी है और वही नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल वैल्यू आई थिंक ये है 2.021, ये हायर है उससे, राइट। तो फिर हाइड्रोजन डिवाइड मोल्स बाय स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू, तो गाइस हाइड्रोजन का देखो 4.04 है डिवाइडेड बाय 2.202, 4.04 मोल है ना, डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू, स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू इज 2.021, तो कोएफिशिएंट नंबर आ गया यहाँ पे 2, ठीक है। क्या आ गया कोएफिशिएंट नंबर, दैट इज 2। सिमिलरली कार्बन 2.0225 डिवाइडेड बाय 2.021, तो कोएफिशिएंट नंबर यहाँ पे आ गया 1 फॉर द हाइड्रोजन, एंड क्लोरीन 2.021 डिवाइडेड बाय 2.021 दैट इज इक्वल टू 1 ओनली। समझ में आ गया, ओके।
2 1 एंड 1। तो जो भी नंबर ऑफ मोल्स है उससे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से वैल्यू ये ऐड करना है, कुछ नंबर आपको मिल जाएगा। ये आपको हेल्प करेगा टू राइट द इंपेरिकल फॉर्मूला। यानी यहाँ पे रेशो है हाइड्रोजन इज टू कार्बन इज टू क्लोरीन, हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट नंबर 2 तो ये हो गया 2, कार्बन का 1 तो कार्बन 1, क्लोरीन 1 तो क्लोरीन इज ऑल्सो 1 ओवर हियर। ठीक है, हो गया ये चीज। नाउ विल गो अहेड विद द अदर वन, दैट इज वी आर गोइंग टू राइट द इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कितना है, कार्बन 1, हाइड्रोजन कितने 2, क्लोरीन कितना 1। तो इंपेरिकल फॉर्मूला इज CH2Cl, ये देख लो यहाँ पे। ओके, दैट इज C, कार्बन पहले ले लिया, कार्बन से के साथ ही बॉन्डिंग होगी इसलिए, तो CH एंड Cl, तो C का 2 C1, हाइड्रोजन 2 एंड क्लोरीन 1। तो इंपेरिकल फॉर्मूला इज CH2Cl, सी हियर CH2Cl, डन। ओके, अब इंपेरिकल फॉर्मूला मिल गया तो हमें चले जाना फाइनल स्टेप पे, दैट इज स्टेप नंबर 6, राइटिंग ऑफ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके लिए 3 डिफरेंट सब स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले तो हमें इंपेरिकल फॉर्मूला मास फाइंड करना पड़ेगा, डिटरमाइनिंग द इंपेरिकल फॉर्मूला मास। जो भी इंपेरिकल फॉर्मूला है, CH2Cl इंपेरिकल फॉर्मूला है, उसमें हम लोग एटॉमिक मास ऐड कर देंगे इंडिविजुअल एलिमेंट का। कार्बन का 12.01, हाइड्रोजन का 2 × 1.008 एंड क्लोरीन 35.453 मिल जाएगा हमें इंपेरिकल फॉर्मूला मास, दैट इज 49.48 ग्राम। ये हो गया। दूसरे स्टेप में हमें एक R की वैल्यू फाइंड करनी है, डिवाइड मोलार मास बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, क्या करना है, डिवाइड मोलार मास बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। देखो पहले स्टेप में तो हमने डिटरमाइन इंपेरिकल फॉर्मूला मास कर लिया, दूसरी चीज में डिवाइड मोलार मास बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, मोलार मास बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, तो मोलार मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मोलार मास ऑलरेडी सम में दिया है बच्चों, ये देख लो कितना है मोलार मास, 98.96, ये मोलार मास दे दिया है। इंपेरिकल फॉर्मूला मास हमने फाइंड किया है कितना, 49.48, डिवीजन कर लो तो R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2। अब ये R वैल्यू से फाइनली देखो लो यहाँ पे स्टेप, मल्टीप्लाई इंपेरिकल फॉर्मूला बाय R। ठीक है, मल्टीप्लाई इंपेरिकल फॉर्मूला बाय R। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है हमारा, ये मिला था CH2Cl बराबर, उसे R से मल्टीप्लाई करना है, R इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो R की वैल्यू कितनी है 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, तो जो भी नंबर आएगा, यानी कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई करना, हाइड्रोजन को 2 से एंड क्लोरीन को 2 से। तो कार्बन इधर 1 है, 1 इंटू 2 दैट इज C2, हाइड्रोजन 4 इंटू 2 दैट इज H4 एंड क्लोरीन 1 इंटू 2 दैट इज Cl2। तो हमारे लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया बच्चों C2H4Cl2। क्या फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, जहां पे हाइड्रोजन का परसेंट 4.07 था। ठीक है, किसका परसेंट है, दिस वन, कार्बन का परसेंट 24.27 है एंड क्लोरीन का परसेंट 71.65% है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H4Cl2। ठीक है, C2H4Cl2। और बेसिकली उसके लिए स्टेप तो यही है बच्चों, पहले तो सम चेक कर लेना है परसेंट के, उसके बाद कन्वर्ट मास इनटू ग्राम, परसेंट इनटू ग्राम, मास टू मोला, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स से स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करना है 4 स्टेप में। ओके, 5th स्टेप में इंपेरिकल फॉर्मूला लिख देंगे, फाइनल में हम लोग राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फाइनली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे। अंडरस्टूड गाइस, तो इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट रिएजेंट, नेक्स्ट एक्चुअली टॉपिक पे बच्चों जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या है बच्चों, जनरली कोई 2 रिएक्टेंट हमने मिस कर लिया, समझ लो HCl है और NaOH है। 1 मोल HCl को कंप्लीट रिएक्ट होने के लिए 1 मोल ऑफ NaOH की जरूरत है, बराबर है। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl एंड 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, बट अगर 1 मोल HCl है और उसमें हमने हाफ मोल NaOH डाल दिया तो क्या हो जाएगा, जो क्या बोल सकता है कि जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो उतना नहीं मिलेगा, उससे कम मिल जाएगा। अब NaOH जो कम हम लोग परसेंट में या फिर कम प्रोपोर्शन में ऐड कर रहे हैं HCl के साथ, तो NaOH रिस्ट्रिक्ट कर रहा है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए और खुद ही कंज्यूम हो जाएगा पहले ही। 2 HCl वहां पे प्रेजेंट होगा बट फिर भी NaCl कंप्लीट हो गया, कंज्यूम हो गया, तो फिर बाकी का प्रोडक्ट तो फॉर्म होगा नहीं, यानी HCl को कन्वर्जन होगा नहीं प्रोडक्ट में। तो उसी को NaOH को हम लोग कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। देखो डेफिनेशन क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, द रिएजेंट व्हिच इज कंज्यूम फर्स्ट, ठीक है, पहले कंज्यूम होगा, एंड लिमिट द अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड टू बी अ लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ रहा है, द रिएजेंट इज गेट कंज्यूम फर्स्ट एंड लिमिट द अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड टू बी लिमिटिंग रिएजेंट। पहले ही कंज्यूम हो जाएगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन में वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी कंप्लीट प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, 100% नहीं मिलेगी, तो उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। एग्जांपल ले लिया है बच्चों, 2NO इन अ गैसियस स्टेट प्लस O2 इन अ गैसियस स्टेट फॉर्म्स 2NO2 इन अ गैसियस स्टेट। ओके, अब यहां पे बैलेंस इक्वेशन में तो अगर आप देख लो तो कितने मोल्स हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के, 2 मोल्स, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड वहां पे 2 मोल्स ऑफ NO2 फॉर्म हो रहा है। सपोज वी आर कंसिडरिंग 8 मोल्स ऑफ NO, कितने मोल्स हैं NO के, 8 मोल्स, एंड O2 के कितने मोल्स हैं, 7 मोल्स। तो फिर अभी लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है देख लेते हैं। पहले तो
देखो 2 मोल्स ऑफ NO गिव्स 2 मोल्स ऑफ NO2 लिखा है यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ NO दैट इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ NO2। तो फिर 8 मोल्स ऑफ NO कितना मोल्स NO2 देगा? तो अगर 8 मोल्स ऑफ NO इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NO फॉर्म इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 8 मोल्स है। यानी इन केस हमने 8 मोल्स ऑफ NO ले लिया तो हमें NO2 कितना मिलेगा? 8 मोल्स ही मिलेगा। अंडरस्टूड। चलो अब चले जाते हैं फॉर द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भी यूज कर लेंगे, देख लेंगे कैलकुलेशन करके। बैलेंस इक्वेशन में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ NO2 है ना। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ NO2 सॉरी। तो अपने पास कितना है? 7 मोल्स हमने कंसीडर किया, तो 7 मोल्स देख लो। 1 मोल ऑफ O2 gives 2 moles of NO2, तो 7 moles of O2 gives how much? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिंपली, तो मोल्स ऑफ NO इज इक्वल टू 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 14 मोल्स। तो बच्चों बैलेंस इक्वेशन में 2 मोल्स ऑफ NO रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ O2 gives 2 NO2 इफ वी आर टेकिंग 8 moles of NO and 7 moles of O2, तो 8 moles of NO gives 8 moles of NO2 and 7 moles of O2 gives 14 moles of NO2। कौन ज्यादा दे रहा है? O2। कौन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में? NO। तो यहाँ पे NO इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये क्या है बच्चों? दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ रहा है ये चीज? क्लियर हो रहा है? तो लिमिटिंग रिएजेंट यानी क्या? द रिएजेंट विच गेट कंज्यूम फर्स्ट, okay, consumed and limit the amount of a product form that is called to be a limiting reagent। clear हो रहा है बच्चों? okay, now chemical reaction, balance chemical equation, स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन क्या है वो पढ़ लेते हैं फटाफट अभी। ओके, हार्डली अभी 10 मिनट्स में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ये, शायद से ये पूरा टॉपिक में भी 10 मिनट्स ही लगेंगे हमें। ओके, केमिकल रिएक्शन है, देख लो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या एक्सप्रेस कर रहा है बच्चों? इट एक्सप्रेस सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन। क्या एक्सप्रेस करेगा? सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ओके, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसका सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन हम लोग एक्सप्रेस करेंगे ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे यह है बर्निंग ऑफ अ मीथेन गैस। देखिए मीथेन गैस बर्न हो रहा है, मतलब CH4 बर्न हो रहा है किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन। और वो क्या फॉर्म करेगा? मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन। जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा दो ही कंपोनेंट मिलते हैं ऐसा प्रोडक्ट, एक तो CO2 दूसरा वाटर। तो देखो गाइस, मीथेन इन अ गैसियस स्टेट रिएक्ट विद O2 gives CO2 plus H2O। बैलेंस करने के लिए 2O2 and form CO2 plus 2H2। तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन ओके जनरली हम लोग सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन में लिखेंगे इन अ बैलेंस फॉर्म, बराबर है? ओके, ओवर हियर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। बच्चों स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हमें क्या एक्सप्रेस करता है? देखो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन इज जनरली बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो हमने यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा, ओके, इसके ऊपर ही स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन बेस्ड होता है, वेयर वी आर गोइंग टू नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। हम लोग इसको बैलेंस जो भी कैलकुलेशन करेंगे फॉर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन दैट इज कॉल्ड टू बी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। कैसे? जैसे कि एग्जांपल है बर्निंग ऑफ Mg रिबन, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर लेते हैं, बराबर है? तो गाइस मैग्नीशियम को पहले इन केस इसमें पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल Mg सिंपली इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे दैट इज Mg इन अ सॉलिड स्टेट रिएक्ट विद O2 इन अ गैसियस स्टेट फॉर्म Mg को। पर ये इक्वेशन बैलेंस है क्या बच्चों? इक्वेशन तो बैलेंस है ही नहीं, ठीक है। यहां पे क्या करना है हमें? Mg2 लिखेंगे, ठीक है। इफ वी प्लेस 2 Mg तो यहां पे आ जाएगा 2 MgO। क्या आ जाएगा? 2 MgO, यानी 2 मोल्स ऑफ Mg रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ O2 गिव्स 2 MgO। ये बैलेंस जो इक्वेशन है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो जो भी कैलकुलेशन करेंगे बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड टू बी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ओके, नाउ गाइस हम लोग चले जाते हैं ऑन द फाइनल टॉपिक। हमारे लिए ये फाइनल टॉपिक हो जाएगा दैट इज व्हाट? द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके, अब बच्चों देखो कोई भी सॉल्यूशन हो, ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट ऐड करेंगे इनटू द सम क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्वेंट में, बराबर है? क्या एक्सप्रेस करेगा वो एक्सप्रेस करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या एक्सप्रेस करेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट एडेड इनटू द गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट, इट एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन। देयर आर सर्टेन वेज बच्चों जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। पहला है मास परसेंट, ऑल्सो कॉल्ड टू बी अ वेट परसेंट। उसको सिंबॉलिकली हम लोग प्रेजेंट करते हैं W/W% या परसेंट W/W। अब मास परसेंट बच्चे कैसे लिखते हैं हम लोग? मास परसेंट इज जनरली एक्सप्रेस एज मास ऑफ अ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट का मास है डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन। बच्चों मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? बाइडिंग मास ऑफ अ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 विल बी गेटिंग मास परसेंट। क्या मिल जाएगा हमें? मास परसेंट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इज अनदर वे
ठीक है। सेकेंड वे है टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन, दैट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई एक्स साइन, कैपिटल एक्स से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। ओके, क्या करना है वहां पे, मोल फ्रैक्शन समझ लो, हमारे पास सॉल्यूशन है ए एंड बी, ये दो सॉल्यूशन मिक्स कर लिए हमने, दोनों सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन, आई मीन दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए तो मिल जाएगा, मास है उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, मास अपॉन मोलार मास। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, कौन सा, ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट, यानी आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कर लिया, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स ऐड ऑन कर ली, तो आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन। इफ वी कंसीडर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज Na, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज Na डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी होगा, तो दोनों को ऐड कर लो तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिंपली हियर विल राइट XA यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। सिमिलरली XB यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ B जो होगा बच्चों, वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इज डिनोटेड बाय Nb, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, तो Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो यहाँ पे बच्चों Na एंड Nb हमें मिलता है इफ वी टेक द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन। डन, मोल फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो यूनिट फॉर मोल फ्रैक्शन, हाँ मोल फ्रैक्शन को कोई यूनिट है नहीं बच्चों। ओके, नेक्स्ट इज मोलैरिटी, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बच्चों। मोलैरिटी आपने प्रैक्टिकल में किया होगा, आप नंबर ऑफ टाइम्स मोलैरिटी फाइंड करोगे। ओके, मोलैरिटी क्या है, इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। एक मोल या फिर जो भी नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट, एक लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। तो बेसिस ऑफ दैट स्टेटमेंट ओनली विल राइट मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M, a ratio of number of moles of a solute divided by volume of a solution in ml, I'm sorry, volume of a solution in liter। तो m is equal to n divided by v in liter। अब मुझे n यानी नंबर ऑफ मोल्स क्या है, रेशियो ऑफ मास अपॉन मोलार मास। तो देखो गाइस, तो m इज इक्वल टू मास ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट ले सकते हैं, इनटू वॉल्यूम लीटर में है, उसको अगर ml में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना है 1000 में, वही इस फॉर्मूले में 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो हमारे लिए ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला हो जाएगा, वी कैन राइट और ओवर हियर m इज इक्वल टू मास ऑफ अ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ अ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन ml। दिस इज ऑल अबाउट द मोलैरिटी। बच्चों यहाँ पे यूनिट क्या है मोलैरिटी का, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। डन हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी। अगर वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट कर दो तो दैट विल बिकम अ मोलैलिटी। मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। क्या है डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। डन, बेस्ड ऑन दैट मोलैलिटी, मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज n, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली नंबर ऑफ मोल्स इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन मोलार मास ऑफ दैट सॉल्यूट इनटू किलोग्राम सॉल्वेंट है, मास में ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही ऊपर जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सॉल्वेंट इन ग्राम। सो दिस वे विल कंप्लीट दिस मोलैरिटी ऑल्सो। समझ में आ रहा है ये चीज, मोलैरिटी इनफैक्ट। तो मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में ज्यादा डिफरेंस है नहीं बच्चों, याद रखना। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, and what is molality, number of moles of a solute present in 1 kilogram of solvent। तो गाइज यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, और इनफैक्ट यहाँ पे हमने ये पूरा चैप्टर भी खत्म कर लिया है। हार्डली हमें 40 मिनट्स लगे होंगे बच्चों, ओके, हार्डली 35 to 40 मिनट्स, एंड वी हैव कंप्लीटेड द कंप्लीट लेसन। हमने पूरा चैप्टर लर्न कर लिया, जहां पे क्या है एनालिसिस, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है बच्चों, ये कंप्लीट कर लिया है। एरर क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है बॉस, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर हमने कंप्लीट कर लिया कि व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, किस तरह से एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करते हैं। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, लिमिटिंग रिएजेंट, ओके, एंड देन फाइनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑल टॉपिक वी हैव कवर्ड टुडे इन टुडेज लेक्चर। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।